अगर आप देखोगे mg इस पर कहां लगेगा, नीचे, ये इसी पर अर्थ पर किधर की ओर एक लगेगा mg, क्योंकि आगे सुनना न्यूटन्स थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट तो हो और इक्वल हो, और दो अलग बॉडीज में और सेम टाइप ऑफ फोर्स हुई होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर तुमसे कोई कह दिया नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन, नहीं भाई, नॉर्मल किससे, नॉर्मल के साथ, mg किसके साथ, mg के साथ, इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ में आप क्या बोलते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर। उसके लिए कौन कौन सा होगा, देखो ध्यान से, नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के, कभी नहीं, नॉर्मल किससे, नॉर्मल से, mg किससे, mg से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये आपस में क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। लेकिन जब हम एफबीडी बनाते हैं तो इस वाले mg को दिखाने की जरूरत वो हम आगे बताएंगे, लेकिन रियलिटी में mg इस ब्लॉक पे कहां लग रहा होता है, नीचे, तो अर्थ भी एक और ऊपर क्या लगता है, ऊपर mg, और ये दोनों क्या होता है, कैंसिल। चलिए, आपके टेस्ट में जो कल टेस्ट हुआ उसमें हाईएस्ट मार्क्स 175 है आउट ऑफ 180 आदर्श के हैं, उसके बाद 165 है शायद बबली के, फिर दीक्षा के 160 पे 2 बच्चे हैं शायद। चलिए देखते हैं। पेन हाथ में रखिएगा, बस थ्योरी पोर्शन 2 मिनट में ख़त्म होते हैं, सवाल पे सवाल है, छोटे छोटे फिर बड़े बड़े, उससे तो आप तैयार रहिएगा बस सवाल सॉल्व करने के लिए। आज का टारगेट हमारे पास क्या, टारगेट अपने पास पढ़ेंगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम और फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। रियलिटी में अगर आप चेक करो तो मैं आपको इस सेंटर ऑफ मास में बहुत डीपली पढ़ाऊंगा, किसमें, सेंटर ऑफ मास में, क्योंकि जब हम वहां पर इलास्टिक कोलिजन वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे तो और भी उसमें मिक्स करेंगे प्रॉब्लम्स को बहुत सारे, ठीक है। अभी तो मैं आपको इम्पल्स सिंपल बता दूंगा, बट रियलिटी में सेंटर ऑफ मास में जब पढ़ाऊंगा तो मैं ये भी बताऊंगा कौन सा फोर्स इंपल्सिव होता है, कौन सा फोर्स नॉन इंपल्सिव होता है, और उस पर खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक सा जो आप में एनसीईआरटी में दे रखा है जिस पर सवाल मिलेंगे तो वो वाला मैं यहाँ यूज करूंगा। उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखेंगे। रियलिटी में अगर एनएलएम को देखा जाए, जो प्रॉब्लम्स आपको मैं बातें कर रहा था वो यहां से शुरू होंगे, किसके बाद, एफबीडी के बाद, ठीक है। ये सब आपका क्या है, वार्म अप है। आज भी यहां तक क्या चलेगा, समझो सवाल आते हैं लेकिन इग्नोर करने वाली बात नहीं है, क्योंकि यहीं पर न्यूटन्स थर्ड लॉ के पास वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स में आ जाएगा रॉकेट प्रोपल्शन का प्रॉब्लम, ठीक है। तो कैसे करते हैं, छुटकू मुटकू, मेन कहानी यहां से एफबीडी के बाद से खेल शुरू हो जाएगा, एफबीडी से, ठीक है। क्या बिल्कुल रियल जो आप गए होंगे मैकेनिक्स का न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, तो वहां से। चलिए, सबसे पहले इंपल्स आपको पता है, आपके पापा के द्वारा मारा गया आपके गाल पर थप्पड़, क्या है, इंपल्स है। जब बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगता है, आपने ये गेम देखा होगा, देखा है क्या आपने, तो उस वक्त बहुत जोर का जब फोर्स बहुत छोटे समय के लिए लगे तो उसको क्या बोलते हैं, इंपल्स। बस एक लाइन जान लीजिए, अप्लाइड ऑन अ बॉडी फॉर ए वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। या दो गाड़ी बहुत थोड़ी समय के लिए क्या हो, टक्कर हो, और थोड़ी समय में ही पता है आपको क्या हो जाता है, ठीक है। इसके बाद एक एवरेज फोर्स होता है। एवरेज फोर्स क्या होता है, एवरेज फोर्स किसी बॉडी पर किसी भी इंटरवल में जो कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा, ये पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। मेन कहानी यहाँ से देखिए, केस 1 कह रहे इफ दिस फोर्स इज एक्टिंग फ्रॉम टाइम t1 टू t2 देन इंटीग्रेटिंग द अबव इक्वेशन वी गेट। इंपल्स पहले क्या है, पहले तो आप ये समझ गए इंपल्स क्या है, वैसे क्या लिखोगे बताओ, F बराबर क्या होता है बताओ, dp बाय dt, dp बाय dt। अभी गाली देने वाला था, पहले पानी रख दिया। मैं आ रहा हूं गेट पे, दोनों लड़ाई कर रहे हैं उससे, रिक्शा वाले से, ई रिक्शा वाले से, उससे क्या लड़ाई करना, जल्दी से आओ भाई। मैं हॉर्न दे रहा हूँ, रास्ता भी नहीं छोड़ रहा, पता नहीं खुले क्या बकवास कर रहे हैं भाई।
और आदत लग गई है, मास्टर 8:30 आता है तो मस्त। अच्छा, और सब दिन पहले आते थे। देखिए जरा डीपी बराबर क्या हो गया, मन तो कर रहा होगा कि सर जी बिठा के ले चलो, क्यों? डीपी बराबर क्या होगा, एफ डी टी। इस डीपी को ही क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, जे, जिसको बोलते हैं इम्पल्स। सुनिएगा ध्यान से, इम्पल्स को डिनोट करते हैं बच्चे जे से। किससे, जे से। इस बात को आप खून में बसा लीजिए, इम्पल्स को डिनोट किससे करते हैं, जे से। बताओ यूनिट कौन बताएगा इम्पल्स का, यूनिट इम्पल्स का? देखो इतना टाइम लग रहा, फोर्स इनटू टाइम, तो न्यूटन सेकंड। और किस में बोला जा सकता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम भी क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड। तो वैसे आप देखो तो न्यूटन सेकंड। कैसा क्वांटिटी है इम्पल्स, वेक्टर या स्केलर? कैसा है, वेक्टर है। इम्पल्स पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। क्योंकि इंपल्स खुद अपने आप में क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अब देखिए क्या कह रहा है, पहला अभी मैंने वैसे लिख दिया आपको। बताओ एफ बराबर क्या लिखते हैं, डीपी बाय डी। तो यहां से डीपी क्या लिखेंगे, एफ डी टी, और डीपी को यहां लिमिट लगा दोगे P1 से लेकर P2 तक, और यहां T1 से लेकर के T2 तक। तो वही कह रहा है कि ये डीपी ही क्या बन जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी P2 माइनस P1 बराबर क्या रहेगा, ये F इंटू डी टी। T1 से लेकर कहां तक, T2। बताओ इस P2 माइनस P1 को क्या बोलोगे, चेंज इन मोमेंटम, और इसी को क्या बोल देंगे, इंपल्स। क्या बोल देंगे, इंपल्स। तो कह रहा है कि इंपल्स किसके बराबर होगा, इंपल्स मतलब क्या समझोगे आप, चेंज इन मोमेंट। लेकिन अगर आपका फोर्स ये वाला F, अभी हमने F को बाहर नहीं निकाला है, देखो आप F को कहां रखा, अंदर, क्योंकि हो सकता है फोर्स भी किसके फंक्शन में हो, टाइम के फंक्शन में। लेकिन अगर आपका फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो फोर्स कहां निकल आएगा, बाहर। छुटकी छुटकी सी बातें मैं करते हुए जा रहा हूं आगे। तो बताइए F कहां जाएगा, बाहर, अंदर क्या बचेगा, dt, T1 से T2। फिर से यहां क्या लिखोगे, dp, T1 से P2। इसी को बताओ और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बराबर, इसी को बोल देंगे एवरेज फोर्स, क्या बोल देंगे, इनटू, इसको लिख सकते हैं डेल्टा T। तो आप कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, जब फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा और डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर देंगे, डेल्टा T लिख देंगे T2 माइनस T1। जब ये तब है जब फोर्स कैसा है, कांस्टेंट। दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स का निकाल दोगे बाहर, जो बचा उसका इंटीग्रेशन होता है तो एफ डेल्टा टी, और इसी को क्या बोलते हैं, एवरेज फोर्स। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बातें, सिंपल सवाल खूब पूछे जाते हैं, अभी प्रैक्टिस में आ जाएगा आपको। अगर मैंने आपसे क्या बोला कि इंपल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ, अगर ये एफ है और ये क्या है, टी, बताइए इसके एरिया अंडर द कर्व क्या लिखते हो, एरिया अंडर कर्व। वैसे तो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। वाई में क्या प्लॉट कर रहे हैं, फोर्स, dx में क्या हो जाएगा, dt, और ये क्या देगा, कुछ और नहीं, चेंज इन मोमेंटम, एंड दैट इज कॉल्ड इंपल्स। तो याद रखना है बस, अभी सवाल देखने को मिलेंगे एक बार, बस छोटी छोटी बातें हैं बट अपने को बात करते हैं। फिर से फोर्स टाइम का ग्राफ है तो वहां से क्या निकाल सकते हो, इंपल्स। बताओ इसका स्लोप क्या देगा, स्लोप एफ और टी का, कुछ नहीं देगा यार, इतना क्या सोच रहे हो,
स्लोप होता है एफ बाई टी। एफ बाई टी कुछ पढ़े हो क्या? कुछ नहीं, तो कुछ नहीं देगा इसका स्लोप, ध्यान रखिएगा। एरिया इसका देगा, स्लोप कुछ नहीं। फोर्स अपॉन में टाइम क्या है? कुछ नहीं। फोर्स इनटू टाइम है क्या? इंपल्स। अगला देखिए, फोर्स फ्रॉम कौन सा ग्राफ? मोमेंटम और टाइम का। तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, भाई देख लिया कर ये मोमेंटम और ये क्या है? टाइम। अब सुन, अब इसके अंदर का एरिया बताओ क्या देगा? धीरे, इसका स्लो फोर्स देगा, एरिया कुछ भी नहीं देगा, यही तो दिक्कत है। एरिया मतलब क्या लिखोगे? इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, ऐसा कुछ होता है क्या? इसका क्या देगा? स्लोप देगा, क्योंकि सोचो स्लोप क्या देगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? पी मोमेंटम अपॉन में टाइम क्या देता है? फोर्स। तो आप सिंपल इसको क्या दोगे? स्लोप क्या देगा? क्योंकि स्लोप लिखोगे dp अपॉन में dt, तो ये वो दे देगा फोर्स। तो ध्यान रखिएगा, इसका एरिया कुछ नहीं देगा और इसका एरिया क्या देगा? इंपल्स, बट स्लोप कुछ नहीं देगा। ध्यान से देख लो, मेरा थ्योरी पार्ट खत्म हो चुका है किस पर? इंपल्स पर। अभी 2-3 दाग दूंगा सवाल सिंपल, ताकि आपको उसका पेन हाथ में उठा लीजिए, खटाखट मुझे आंसर बता दीजिएगा। सही है? सही है। फोर्स कांस्टेंट होगा तो फोर्स बाहर आ जाएगा, सिंपल, और फोर्स नहीं होगा कांस्टेंट तो पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। फोर्स और टाइम का ग्राफ का स्लोप कुछ भी नहीं, एरिया इंपल्स। मोमेंटम और टाइम का ग्राफ का स्लोप फोर्स देगा, एरिया कुछ भी नहीं देगा। चलिए खटाक से जल्दी से एग्जैक्ट आंसर बताते चलो, मैच करता चलता हूं। चलो सिंपल सा दिया हूं, नीट वाले तुम्हारे लिए है ये 600। अब फुटबॉल ऑफ मास, मास गिवन है भाई 0.8 kg, कमिंग टुवर्ड्स प्लेयर विथ वेलोसिटी कितने मीटर पर सेकंड से आ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। हाँ, हिट स्ट्रेट बैक टू द फुटबॉल विथ वेलोसिटी कितने से? वापस बैक इसको हिट कर रहा है कितने से भाई? 10 मीटर पर सेकंड से। इफ द कॉन्टैक्ट टाइम कितना गिवन है? 0.02। डेल्टा टी इन दोनों के बीच में 0.02 सेकंड। तो सिंपल क्या पूछे आपसे? एवरेज फोर्स बताओ। एफ एवरेज क्या पड़े अभी? डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। सिंपल, डेल्टा पी कितना हो गया? कल बताया हूं, चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाता है? 2 mv। सॉरी, यहां बराबर नहीं है, मिस्टेक, एक बड़ा है और एक छोटा है। तो आप लिखोगे पी इनिशियल बताओ, एम कितना है रे? एम कॉमन ले लूं, डायरेक्ट लिख दूं? मरोगे, रुक जाए, मर जाएंगे। पी इनिशियल कितना है? एम इंटू 5, कौन से में? आई कैप में। पी फाइनल बताओ, एम इंटू 10, कौन से में? माइनस। तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है, तो क्या कॉमन ले लूं? एम फाइनल माइनस 10 माइनस ऑफ -5। समझ गए ना? इनिशियल किधर है? आई कैप में। फाइनल किस में है? तो ये माइनस का लगा है, फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का 10। फाइनल कितना है? माइनस का 10 माइनस ऑफ 5 अपॉन में डेल्टा टी बोलो। चलो इसको सॉल्व करो, देख लो मास की वैल्यू कितनी? 0.8। ये कितना हो गया?
अपॉन में 0.02, 15 × 120 तो कितना हो गया, 6 दूनी 12 और 2 ऊपर जाएगा, 1 और 1 तो कितना हो गया 600 नोट। अरे 6 दूनी 12 होता है यार हिंदी में, तुम लोग क्या सब इंग्लिश माध्यम के ही पढ़े हुए हैं क्या है? ये आंसर है। सिर्फ क्या देखने वाली बात थी, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। भैया रफ्तार में थोड़ा कीजिएगा, ठीक है सर, हम आगे पूछते हुए जल्दी बता दो। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा है, बस उसी में फंसाएगा, बाकी कंसेप्ट तो आपको पता है। मेन धर्म सबका एरिया क्या क्या कैलकुलेट करना है, एरिया। जल्दी से बता दो, टोटल एरिया कौन बता रहा है, देख रहा हूं मैं। इस सवाल में बस कैलकुलेशन भी मिला दिया है थोड़ा सा चेक करने के लिए आपको। टेन 10.2 इज द करेक्ट आंसर। चलो बताओ, पहले का एरिया बताओ। एरिया में ही तो टाइम लगा दिया हमने भाई। A1 A2 A3 A4। A1 का एरिया बताओ देखकर, हाफ इंटू 2 इंटू 4 4। A2 बताओ 2 गुने 4, लंबाई गुने लेंथ इंटू ब्रेथ, कितने हो गए 8। अच्छा A3 का कौन बताएगा? ये वाला बताओ कौन सा लाइन है, ये वाला बताओ, ये कितना होगा 3, 2.5 है तो ये कितना है 3। ठीक है भैया, या तो तुम पूरे में क्या लगा दो, ट्रेपेजियम वाला सिंपल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो फिर इससे भी कोई मतलब नहीं है, तो लगा दो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, बोलो 4 और 3, बोलोगे 4 + 3 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, क्या भाई पैरेलल साइड ये कितना है 4 प्लस 4.5 की होगी यार, ये लंबाई कितनी, अरे ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स ये 4 हो गया, ये 3.5 क्यों होगा, 3 होगा ना, करेगा है क्या पागल कहीं का। अच्छा वो करवा दिया, हमें ये मतलब है ना, ये हाइट ऐसे होता है भाई, ऐसे नहीं है, ये ऐसे ले रहा है 4.5, क्या ये दोनों पैरेलल साइड हैं क्या भाई, ऐसे वाला लेंगे ना, अरे ठीक तो रहेगा ये बहुत सालों से ठीक है। देखो 4 प्लस कितना हो गया 3, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, बोलो कितना हो जाएगा, अब लोगे कितना हाइट होगा 0.5, 1/2, बताओ कितना रही, सॉल्व करके 7.5 प्लस
0.5, 7 अपर में 2, 3.5 प्लस 0.5 कितना हो गया 4। देख लो कोई कैलकुलेशन गलत तो नहीं किया हो। पैरेलल साइड्स कितने हो गए 4 प्लस ये 3 है ना, 4 3 7 बटे 2 इंटू ये कितना हो गया 0.5, 0.5 कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 7 बटे 2 3.5, ये प्लस होगा ना, नहीं सॉरी 7 बटे 2 कितना हो गया ये 7 बटे 4, 7 बटे 4 कितना होता है 1 पॉइंट, सही बता रहे हो ना 1.7। आगे देखो A4 जल्दी बता दो। अरे लंबाई गुने चौड़ाई, ये कितना है 3, अरे अभी तो माना इसको 3, तीन गुने 2 कितना हो गया 6। ऐड करो जरा इसको, तो एरिया अंडर एफटी कर्व क्या देता है भाई, चेंज इन मोमेंटम। तो सबको जोड़ देंगे 4 प्लस 8 प्लस 1.75 प्लस 6, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा m फाइनल माइनस इनिशियल, m कितना है बेटा 3, v कितना है 4, सॉरी v पता करना है, इनिशियल कितना है 4, इसको यहीं रख दो, इसको जोड़ो 19 पॉइंट, अब इसको कैलकुलेशन करो बताओ 10.2 आ रहा है कि नहीं, इसको इससे डिवाइड कर दो, हाँ आ रहा है, ये देखो 3 से डिवाइड करोगे तो 6.25, 6.25 में प्लस क्या कर देंगे 4, तो 10.25 का। अरे नहीं दिखा क्या, v माइनस 4 बराबर 19.75 बाई 3, 6.25, तो v बराबर 6.25 प्लस 4, 6 या 18, अच्छा सॉरी कितना हो जाएगा ये 6 पॉइंट कितना आएगा, कितना आ जाएगा ये 19.75 बाई 3 कर दो, कितना आ जाएगा 6 या 18, 6 पॉइंट, उधर जाएगा तो ये कितना हो गया 10.58 आ रहा है। आंसर कितना है 10.2 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ देखो कैलकुलेशन कहाँ मिस्टेक हो गया, अच्छा अरे यार पूरी मेहनत खराब। देखो अगर ऐसा ग्राफ है तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसको 2.5 कहाँ मान लो नीचे, तो ये वाला क्या है, चलो मैं अब चेंज नहीं कर रहा, मैं इसको 3 ही बोल दे रहा हूं, ठीक है क्या, अरे नहीं समझे क्या बोल रहा हूं, मैं इसको कह दे रहा हूं ये 3 है, क्या है ये 3, मैं नहीं कर रहा चेंज, तो अपने हिसाब से ये आंसर, ठीक है। अगर ये 2.5 होगा तो किसमें मिस्टेक होगी, ठीक है क्या, वो चेंज कर लोगे तो 2.5 मैं लिख देता हूं बगल में, जो अगर 2.5 मानेगा ये डेटा तो उससे कितना आ रहा है 10.20 के आसपास, ये आंसर हो। बट अपने लिए ये आंसर हो जाएगा अगर अपन ने उसको माना है 3। इस सवाल को बताओ जल्दी से। भाई तो फास्ट तो चलना पड़ेगा यार, हाथ चलाते रहो यार, सवाल ही तो सॉल्व करने हैं जल्दी से। सही से एरिया बस कैलकुलेट करना है आपको, बाकी तो कंसेप्ट वही घिस रहा हूं मैं।
नहीं, तो आ जाएगा ना फोर्स। क्या पूछा है पहले पार्ट में? इम्पल्स एरिया अंडर द ग्राफ। इम्पल्स ही क्या होता है? चेंज इन इम्पल्स क्या होता है भैया? चेंज इन मोमेंटम। मरना शुरू हो चुके हैं भाई। तो बस ये क्या देगा? एरिया अंडर एप्टी कर। कितना आ रहा है बेटा? इम्पल्स 13.5। हाँ हो सकता है। आंसर देख लो, इसको देखो जरा, यही लिखा हुआ होगा, ये आ रहा है 10⁴ आ रहा है। चलो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है? एरिया। और एरिया ही क्या दे देगा? चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोल देंगे? इम्पल्स। सिंपल, एरिया कैलकुलेट करना है। अब बताइए एरिया A1, बोलो भाई, एरिया कौन निकालेगा? एरिया कहीं गेम है। एरिया कितना आ रहा है तुम्हारा? हाँ 1.35। हाँ एरिया ही है। बताओ इसको एक एक करके कैसे तोड़ तोड़ के निकालोगे, या एक साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं? बताओ। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सिंपल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या दे देगा? इम्पल्स। बताओ बेस कितना है? देखना बेस सिंपल है इस वाले में, तो 1 से लेकर के कहां तक भैया? 2.5। तो क्या हो गया बेस? 1. हाइट बोलो। 18,000। सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है? ये हो जाएगा इम्पल्स। तो कितना आ रहा है? 13। देखो यार 18 × 54, 54/4 बोलोगे। और कितने हैं? 3 है। इस अब देखो ऑप्शन आपके पास होगा तो तुम सजा लोगे ना ऑप्शन बना करके। इसको डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है? 13,500। उसको अब वो डायरेक्ट आंसर नहीं दिया आपको, वहां भी थोड़ा सा गणित लगा दिया कि बताओ कैसा 4 ऑप्शन होगा तो आप सजा लोगे। तो अगर ये आप अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 13,500। अब इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 1.35 इंटू 10⁴, क्योंकि ये यहां से जाएगा तो 2 आएगा, तो सिंपल इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? 1.35 इंटू 10⁴। यूनिट बता देगा कोई? 1.35 इंटू 10⁴। रे पहले पार्ट का ये आंसर। दूसरे पार्ट का बता दो क्या होगा? सिंपल, क्या पूछा है? एवरेज फोर्स, फोर्स बराबर डेल्टा पी अपॉन में क्या होता है? डेल्टा टी। और डेल्टा पी को ही क्या बोलते हैं? जे अपॉन में डेल्टा। जे पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। कितना है? 13,500। डायरेक्ट लिख दो या ये लिख दो, जो लिखना लिख दो। अपॉन में टाइम कितना है? टाइम कितना सेकंड? 1.5। ये ध्यान रखना, ये टाइम कुछ बच्चे यहीं पर मर जाएंगे वैसे। 1. ठीक है, अब सॉल्व कर लो इसको। अब सॉल्व करो, और जितना भी कितना आंसर किस फॉर्म में दिया है ये डिपेंड करता है। कितना टोटल कितना रहा है? 9,000 न्यूटन। ये तो पूरा सॉल्व हो रहा है, तो ये 9,000 न्यूटन ये आ जाएगा आपका फोर्स। एवरेज फोर्स यही होता है। अरे कोई दिक्कत? 15 × 9 = 135। बोलो 900 × 10।
क्या था ये? इम्पल्स। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? इम्पल्स। तो ये अभी इम्पल्स पर था। ये सारे सवाल आपके इम्पल्स के लिए थे। अब इसके बाद अच्छा एक और है, एक और है, इसको कर दो। ये थोड़ा ठीक सवाल है, किसको पुराना याद है बस वो उसके लिए सवाल है। मुझे कंसेप्ट बता दो, घिसना तो बस वो है, घिस तो लोगे। सवाल समझ आया आपको क्या कह रहा है? किसको मिला दिया? मोशन अंडर ग्रेविटी। कितने हाइट से ड्रॉप किया भाई? 10 मीटर। नीचे गिरते वक्त बॉटम पे रफ्तार कितनी होती है? √2g। बस उसने कुछ भी और नहीं किया, उसका कंसेप्ट को उसने यूज कर लिया। तो कह रहे इट रिबाउंड्स टू अ हाइट, टकराने के बाद कितना मीटर तक जाता है? 6 मीटर तक जाता है। द बॉल वाज इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर फॉर 0.02 सेकेंड, डेल्टा टी गिवन है आपको। ये सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा भी है थोड़ा। इट रिबाउंड्स टू ए बॉल कॉन्टेक्ट विद व्हाट वाज इट्स एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द कॉन्टेक्ट। एक्सेलरेशन पूछा मतलब फोर्स पूछा। क्या पूछा? सिंपल, दोनों साइड किससे डिवाइड कर देंगे? m से। तो m तो कैंसिल ही हो जाएगा, a आ जाएगा। या सिंपल फोर्स निकाल लो, मास इंटू क्या रख देंगे? एक्सेलरेशन। लेकिन इसमें तुम्हें मास गिवन नहीं है तो तुम कंफ्यूज होगे। इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो, सेम v बराबर u प्लस at बनेगा। भाई बच्चे ने बिल्कुल सही बोला है, उसने बोला कि अपन क्या लिखते हैं? एफ एवरेज डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। फोर्स को क्या लिखोगे? मास इंटू, इसको क्या लिखोगे? m इंटू वी फाइनल माइनस अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी को बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए कितना है? टाइम। m से m क्या हो गया? कैंसिल। तो a बराबर क्या बन गया? v माइनस यू बाई टी। तो v बराबर क्या बन गया? u प्लस ए टी। तो ये बात भी आपको चमक जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहां से आप a निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? आंसर किसी का है क्या? नहीं, सॉलिड आंसर आ रहा है 4 डिजिट में। कितना? नहीं, और किसी का कोई आंसर आया? कितना? 211। आवाज नहीं आ रही। नहीं, क्या हो गया इसमें? क्या ऐसा हो गया जो सवाल सॉल्व नहीं कर पाए? नहीं, 4 डिजिट में सिंपल सुंदर सा आ रहा है। कहाँ गलती कर दी? 21 नहीं, अब पता नहीं। चलो ठीक है, अपन सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसका आंसर तुम लोग पता नहीं क्या दे रहे हो तो उसके हिसाब से तो कुछ और है। चलो चेक कर लेते हैं। आप सिंपल इसको यहां से क्या लिख सकते हो? a बराबर v माइनस यू बाय टी। फाइनल बताओ, फाइनल। ये पहले इन दोनों में लगाना पड़ेगा। ये यहां पर क्या हो रहा है? 0। इसके लिए ये कितना हुआ था वेलोसिटी?
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओगे तो ये वाला टर्म तो यू स्क्वायर बचेगा, बट ये वाला क्या बच जाएगा? अच्छा ये वाला रफ्तार बताओ कितना होगा, ये बता दो। क्या इसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ √2gh? अरे कर सकता हूं भाई। तो ये वाला √2gh2 लिखोगे माइनस, पहले वाले के लिए क्या लिख सकता हूं, लेकिन हाँ ये वाला ऊपर पॉजिटिव है तो ये वाला कहां है, नीचे निगेटिव, तो माइनस ऑफ √2gh1। देखो ये सवाल अच्छा है थोड़ा सा, बस कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया। टाइम कितना है 0.02। अब इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है, और सॉरी इसमें वैल्यू रख देता हूं, √2g की वैल्यू 10, h2 कितना है रे 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 10, h1 कितना है 10 अपॉन में 0.02। बताइए इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, कहां गलती की, यही आ रहा है आंसर। तो क्या है आंसर है 1300। सॉल्व करो इसको। गंदा समझ में। अब सुन लो, हाँ इसको सॉल्व करके देखो तो कितना रहा है, तो कैसे कहाँ गलती हुई थी, √120 को कैसे सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा बेटा यार, क्योंकि फंस जाओगे नहीं तो, समझ गए, अप्रोक्सीमेटली लेना पड़ेगा आपको। जैसे 121 है, 1 to 1 का कितना होता है 11, तो अगर ये 1 to 0 तो अपन इसको क्या मान लिखते हैं अप्रोक्सीमेट 11। अरे ये इसमें ऑप्शन नहीं गिवन है, समझ गए ना, वैसा आप बना लोगे वहां पर मिलेगा। तो यहां पर कितना होगा, इसको 11 मान लो प्लस 200 को 196 मान ले, 196 और 200, 196 का कितना होता है 14, बोलो यार, तो मैं लमसम मान रहा हूं, समझ गए ना, तो कितना हो गया 14 अपॉन में 0.02, ये कितना हो गया 25, और यहां से हटेगा ऊपर जाएगा तो कितने हो गए, कितना रहा है 1250। अपन ने क्या लिया है अप्रोक्सीमेशन, क्या लिया है अप्रोक्सीमेशन, सुन लो ध्यान से, तो वो लगभग में ही दिया है 1300, ठीक है क्या। तो अब इसमें एग्जैक्ट वैल्यू अगर आप रखोगे तो आ जाएगा। अपन ने अभी क्या लिया है अप्रोक्सीमेशन यूज, इसमें कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, अदरवाइज कंसेप्ट समझ आया क्या बोल रहा हूं, उसने डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन लेकर के लिख दिया, ठीक है भाई। तो ध्यान से अप्रोक्सीमेशन में अपन ने लिखेंगे तो ये आएगा। अगला सवाल, यहां पर थोड़ा सा बेटा आपको अप्रोक्सीमेशन यूज किया गया है क्योंकि एग्जैक्ट रखोगे, लेकिन फिर भी कितने का डिफरेंस आ रहा है 50 का है, तो वो 50 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 का डिफरेंस आएगा, तो बस ये अप्रोक्सीमेशन में यूज किया। कंसेप्ट ये था, नीचे गिरते वक्त कितना होगा √2gh, h कितना था 10, इन दोनों में लगा देंगे तो क्या मिलेगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s, इन दोनों में लगाएंगे तो फाइनल v क्या होना था 0, बोलो, तो यहां से बात वही हो जाता, u स्क्वायर बराबर इधर लाते माइनस का 2gh2 होता, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इतने के लिए भी वेलोसिटी क्या बन जाता है √2gh2, ध्यान रखिएगा।
तो बात वही हो गई, तो हमने बस ये लिखना था √2GH2 माइनस ऑफ माइनस √2GH1। अब हो गया, इंपल्स अभी तक चल रहे थे। अगला इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, कुछ नहीं, जो अभी तक लिखते हैं वही चीज है। एफ बराबर क्या होता है, dp बाय dt। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, dp इधर आ जाएगा, इधर क्या हो गया एफ dt। इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन मोमेंटम। यही जब किसके बराबर हो जाए इसी को क्या बोल देंगे, इंपल्स। क्या बोल देंगे, तो जब चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो, इंपल्स, उसी को बोल देते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। कोई मतलब नहीं, सिंपल आपको क्या समझना है, अगर कभी लाइन आ जाए तो ये देख लीजिए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम स्टेट्स दैट इंपल्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। सिंपल। जे बराबर क्या कर दोगे, डेल्टा पी। जे बराबर क्या कर देंगे, डेल्टा पी। अभी तक यही तो करते हैं सर, हाँ यही है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। एक सवाल है, सॉल्व कर लीजिए। जल्दी बता दीजिए। तीनों पार्ट कहां से बता दो, पहले का कितना है, पहले का 6, दूसरे का और तीसरे का भी। इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला बताओ। फोर्स इंटू डेल्टा टी। फोर्स कितना है पहले निकालना पड़ेगा, फोर्स निकाल लो। कितना आ रहा है बेटा, पहले का कितना 6, दूसरे का और तीसरे का भी 60। सिंपल। चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे, एम वी माइनस कितना हो गया, वी माइनस यू। देखो निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पहले बता रहा हूं, तुम कैसा यूज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। समझ गए क्या बोल रहा हूं, आंसर बस सेम आना चाहिए। अब कोई चाहेगा कि मैं डेल्टा पी ऐसे लिखूं, कोई चाहेगा कि मैं जैसे अभी पिछले वाले सवाल में ए बराबर डायरेक्ट क्या आ गया, वी माइनस यू बाई टी आया तो वहीं से है, तो आप कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। बताओ कौन सा तरीका यूज कर ले पहले वाले में इंपल्स निकालने के लिए। अब कोई फोर्स इंटू क्या लिख सकता है, टाइम। अब उसके लिए फोर्स इंटू टाइम लिखेगा तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन नहीं है लेकिन फिर भी एक्सेलरेशन को लिख सकते हो वी माइनस यू बाई, ऐसे करके कुछ भी लिख सकते हो। आप बताओ अपन कौन सा यूज कर ले जिससे आंसर तुरंत आ जाएगा। जे बराबर क्या, तो बताओ क्या लिखूं, डेल्टा पी। डेल्टा पी क्या लिखूं, एम इंटू वी माइनस यू। बताओ वी जीरो, एम कितना है भाई 1, यू कितना भाई, तो कितना आ गया माइनस का 6। यूनिट तो पता ही है, न्यूटन सेकंड में भी लिख सकते हो या जिसमें भी लिखना है आप लिख। अगला बोलो, बी पार्ट में एवरेज रिटार्डिंग फोर्स बताओ। सिंपल, इंपल्स अपॉन में टाइम, जिसको आप क्या बोलते हो डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी, या आप ये बोल लो जे ही बोल दे रहा हूं। जे कितना निकला भाई, अपॉन में टाइम 0.1 माइनस का है, ठीक है। सी वाला पार्ट बोल दो, ए लिख दोगे, एफ अपॉन में, मैं नहीं कर रहा सर, हट। एक्सेलरेशन माइनस हो सकता है क्या, ये वाला सवाल कर लो, अगला वाला होमवर्क दे दूंगा।
ये वाला बस कर लो, अगला वाला होमवर्क कर लो। हाँ चलाते रहो भैया, ये वाला कर लो, अगला वाला होमवर्क दे दो, जल्दी से आंसर बता दो। कितना है? टाइम पूछा है ना, और फिर दूसरा और क्या पूछा है? इंपल्स। टाइम बिल्कुल 5 सेकंड है। देखो क्या क्या गिवन है। 0.25 kg कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है भैया? 12 मीटर पर सेकंड। उस पर फोर्स कितने का लगा रहे हो? 0.6 न्यूटन। टाइम टेकन टू स्टॉप, पहला टाइम कौन सा फॉर्मूला यूज कर ले? F इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। बार बार अब मैं नहीं घिस रहा यार, इसमें डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा पी बोलो, मास कितना है? 0.2 अपॉन में, यहां पर हाँ टाइम इधर कर दो 0.6। 6 दूना 12, 25 दूने 5, 5 सेकंड आ रहा है। अगले वाले में तुम्हें पता ही है क्या करना है। हाँ जे बराबर सॉरी फोर्स बराबर जे बाय टी, तो जे बराबर एफ इंटू टी। ये होमवर्क है, अब नहीं घिसेंगे अपन, अब तुम्हारा काम है। अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर हमने बोला कोई भी दो बॉडी है, अगर हम इसको क्या मान लें? सिस्टम। अगर हम इसको क्या मान ले? सिस्टम। बताओ अगर एक दो बॉडी है, एक दूसरे को कौन से फोर्स से खींचेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। और अगर खींचेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये इसको इधर और ये इसको इधर, बताओ नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया? 0। अरे ये एक दूसरे को खींचेंगे तो नेट फोर्स सिस्टम पे क्या हो गया? 0। तो अब सोचो फोर्स बराबर क्या होता है? dp बाय dt। अब फोर्स तुम्हारा क्या हो गया? 0। तो dp बाय dt तुम क्या लिखोगे? 0। अब बच्चा सोचता है dp बाय dt 0 तो मोमेंटम भी 0। मोमेंटम क्या हो सकता है? कांस्टेंट। हम वो वाला हिस्सा ले रहे हैं, पूरा इसका पूरा डिटेल कहां पर करेंगे? सेंटर ऑफ मास में। ये तो आज छोटा सा टुकड़ा ले रहा हूं जिससे मुझे सवाल आपको मॉड्यूल में मिल जाएंगे एनएलएम में, इस वजह से, वरना तो पूरा टॉपिक किसका है? सेंटर ऑफ मास का। अब यहां पर बताओ क्या किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कर दूं तो 0 हो जाता है? तो अगर इसका डिफरेंशिएशन 0 है मतलब मोमेंटम क्या रहा है? कांस्टेंट। तो बस अपने को ये जानना है कि मोमेंटम हो गया कांस्टेंट किसी भी सिस्टम का, तो इसका मतलब हो गया समथिंग इक्वल टू कांस्टेंट, इनिशियल बराबर फाइनल। तो यहां से क्या बोल देंगे? पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। और किसी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए, फॉर 2 पार्टिकल सिस्टम। अच्छा ये वाला चीज मैं आपको सेंटर मास में पढ़ाऊंगा, इसको बोलते हैं न्यूटन्स क्रेडल। न्यूटन्स क्रेडल। सबकी मासेस क्या होती है? सेम। ऑफिस में मेरे रखा है, तोड़ दिया भाई साहब बच्चे ने, आके डेली हे ऐसे कर देने वाले। सबकी मासेस सेम होगा, हर बार मोमेंटम क्या होगा? कंजर्व, और वेलोसिटी क्या हो जाएंगे? एक्सचेंज होते जाएंगे। हम पढ़ेंगे न्यूटन्स क्रेडल सेंटर ऑफ मास में, अभी नहीं आएगा वो, बट इस पर बेस होता है वो। अच्छा क्या बोला मैंने? फॉर 2 पार्टिकल। क्यों? थोड़ी सी मैं रफ्तार ऐसे ही बढ़ा दिया हूं तो कोई दिक्कत क्या?
अभी आगे आएगा जहां पर आपको तकलीफ होती है, मैं स्लो हो जाऊंगा। बताओ क्या लिखूंगा? m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या कर दोगे? इस पे सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो m1v1 उधर चला जाएगा, क्या होगा? माइनस का m2v2। अच्छा, एग्जाम्पल क्या क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस? एयरफील्ड बैलून, पता है क्या? अरे एयरफील्ड बैलून में क्या होता है, वो भी नीचे से इजेक्ट करेगा तो वो कहां उड़ेगी? ऊपर। और सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट, बुलेट फायर करोगे तो गन पे झटका कहां लगेगा? पीछे। बोट से भी आप जंप करोगे तो बोट कहां जाएगी? पीछे। मेन है मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट कैसे चलता है? ऐसे ही चलेगा। ऊपर चलेगा तो वो अपनी इजेक्ट करेगा क्या? फ्यूल। जब वो फ्यूल इजेक्ट करेगा तो उस पर थ्रस्ट कहां लगेगा? ऊपर। और रॉकेट कहां जाएगा? आगे। तो इस पर अभी हम रॉकेट वाली प्रॉब्लम आने वाले हैं। सिंपल है, इस वाले बात को आप ध्यान रखिएगा, इस पर आपको मॉड्यूल में सवाल मिलेंगे, इस वाले पर। ये लो एक सवाल है, बस ये कर दो, आगे बढ़ जाएंगे। थक क्यों रहे हो भाई? सवाल कराओ तो प्रॉब्लम है, सवाल नहीं। सिंपल दिया हूं, इनिशियल मोमेंटम क्या है सबकी? जीरो, क्योंकि वो किस पर रखा है? रेस्ट पर। जब दोनों टकराएंगे फाइनल m1v1 प्लस m2v2 बराबर क्या कर दो? जीरो। खत्म। जल्दी से v2 निकाल के बता दो। आ गया होगा बच्चों सा, मैंने दिया है, लेकिन मैं ये नीट वाले तुम्हारे लिए दिया हूं बस। ये 15 मीटर पर सेकंड है, कॉमन सेंस लगा लेना थोड़ा सा। Their cars 5 kg, 10 kg, a car having 10 kg moves with towards east. Towards east, साला सब गलत दे रखा है। ये यशवर्धन को तो पीट दूंगा मैं, देख भी नहीं पा। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट। फिर आंसर मैच नहीं करेगा तो अपन परेशान होंगे। 10 मैं पढ़ रहा हूं, एक बार देखना, करेक्ट करना। एक मास 5 kg, एक 10 kg, सही है क्या? दोनों रेस्ट पर है। अ कार हैविंग द मास 10 kg मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। तभी फिर आंसर मैच नहीं करेगा। कितना है? 5 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द कार, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ कार विथ मास 4 kg विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, कितना रहा है? 5 पे कितना? नहीं यार, पी इनिशियल कितना है? 0। पी फाइनल लिखेंगे, एक 5 kg, एक 10 kg है, दोनों रेस्ट पे। ठीक है, अ कार हैविंग द मास 10 kg, 5 kg का पता कर। तभी ये कहां से आ गया सारा? 5 इंटू कितना रहेगा? 5 kg, 10 kg। अ कार हैविंग द मास 10 kg मूव्स टुवर्ड्स द ईस्ट विथ अ वेलोसिटी। 10 kg वाला मूव कर रहा है किधर? 10 आ गया, 10 इंटू 5। और इधर क्या लिखा है? 5 इंटू इसका वेलोसिटी पता करना है ना। ठीक, तो पी इनिशियल बराबर होगा पी फाइनल। पी इनिशियल हो गया 0, 5v प्लस 15
मैं भी पागल हो चुका। तो v कितना आ गया, माइनस का 10 है ना, माइनस का 10। सॉरी, इस सवाल में थोड़ी गलतियां हो गई थी। अब यहां से चैप्टर आगे जाएगा। अभी बहुत स्लाइड है, थोड़ी रफ्तार तेज और करनी पड़ी। देख लो न्यूटन थर्ड लॉ। बताने वाली बात है क्या, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये वाला सुन लो, बच्चे को पता नहीं होता फिर वो बोलते हैं क्या बकवास कर रहा है क्लास में मास्टर। मान लो इस बॉडी का मास कितना है, पता है तुम्हें, अर्थ के ऊपर है तो इसके ऊपर नीचे क्या लग रहा होगा, mg। ये कौन लगाता है, अर्थ। बोलो सही है, पक्का। और पता है तुम्हें एक बात, पता है क्या, ये mg के ऊपर भी लगेगा। और कौन लगाएगा, अर्थ लगाता है। अर्थ एक mg कहां लगा, नीचे। सुनना ध्यान से, न्यूटन्स थर्ड लॉ हमेशा इक्वल एंड अपोजिट, और हमेशा कितनी बॉडीज के बीच में, एक पर ही लगेगा, नहीं, एक्टिंग बिटवीन टू डिफरेंट बॉडीज। रियलिटी में ये mg को कौन था जो कैंसिल किया, कौन, अपने को टीचर क्या बना के दे देता है, सिंपल। इस पर क्या लगा, ब्लॉक की एबीडी बनाओगे तो नॉर्मल, सॉरी mg नीचे, और ऊपर क्या लगेगा, ये दोनों एक दूसरे क्या कर दिए, बैलेंस। हम यही जानते हैं, बट रियलिटी में क्या होता है, इस पर mg लगाना, ऊपर भी क्या लग रहा होता है बेटा, mg, अर्थ से ऊपर की ओर। यही रियलिटी है, सच बता रहा हूं। अगर आप देखोगे mg इस पर कहां लगेगा, नीचे, ये इसी पर, अर्थ पर किधर की ओर एक लगेगा, mg। क्योंकि आगे सुनना, न्यूटन्स थर्ड लॉ में इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होने के लिए कंडीशन क्या है, अपोजिट तो हो और इक्वल हो, और दो अलग बॉडीज में, और सेम टाइप ऑफ फोर्स हुई होगा, इक्वल एंड अपोजिट। अगर तुमसे कोई कह दिया नॉर्मल और mg एक्शन रिएक्शन, नहीं भाई, नॉर्मल किससे, नॉर्मल के साथ, mg किसके साथ, mg के साथ। इसको बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या बोलते हैं, तो न्यूटन थर्ड लॉ में आप क्या बोलते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर। उसके लिए कौन कौन सा होगा, देख लो ध्यान से। नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg के, कभी नहीं। नॉर्मल किससे, नॉर्मल से। mg किससे, mg से। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। ये आपस में क्या होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। लेकिन जब हम एफबीडी बनाते हैं तो इस वाले mg को दिखाने की जरूरत, वो हम आगे बताएंगे। लेकिन रियलिटी में mg इस ब्लॉक पे कहां लग रहा होता है, नीचे। तो अर्थ भी एक, और ऊपर क्या लगता है, ऊपर mg, और ये दोनों क्या होता है, कैंसिल आउट। क्योंकि फिर इस पर एक क्या लगेगा, नॉर्मल, वो भी एक क्या लगाता है, नॉर्मल, फिर वो दोनों क्या करते हैं, कैंसिल आउट। बट हम एफबीडी बनाते हैं, तभी बताऊंगा कि एफबीडी में क्या शो करते हैं। इसलिए हमें बचपन से क्या बताया जाता है, या 10th क्लास में आप पहले ही पढ़ेंगे, नॉर्मल किसके बराबर है, mg। क्योंकि अर्थ वाला केस हम नहीं देते हैं ऊपर, समझ गए क्या बोल रहा हूं, अर्थ को स्टेशनरी मान के सॉल्व करते हैं। लेकिन रियलिटी में इस ब्लॉक पर क्या लग रहा है, mg। mg के कौन होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर, mg ही तो होगा। वो कहां लगेगा, ऊपर की ओर, तभी तो एक दूसरे को क्या होगा, कैंसिल होगा, इस तरीके से। तो हट, कबूतर है क्या, सुन लीजिए। अगर ब्लॉक पर कहां लगाया, mg, बोलोगे नीचे की ओर, तो एक mg कहां लगता है, ऊपर की ओर। तब जाके ये दोनों क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर। और वरना न्यूटन थर्ड लॉ आप सब जगह देख सकते हो, आपको देखने को मिलेगा, कहीं भी आप फोर्स लगाओ तो आप पर क्या। अच्छा ये बताओ, दीवार पर, ये सब बकवास नहीं कर रहा ड्रॉपर में, हट, सुन लो ध्यान से। एग्जाम्पल, ये सब फालतू की बात नहीं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको असर्शन रीजन में यूज हो सकते हैं, और इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। एक एक लाइन पढ़ लीजिए। वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर, फोर्सेस आर ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। ये लाइन आ सकता है, ट्रू है या फॉल्स है। हमेशा जो भी फोर्स होगा वो किस में प्रेजेंट होगा, पेयर में, और उसको क्या बोलेंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर। देयर इज नो टाइम गैप। जैसे हमने
एक पे फोर्स लगाया, तो ऐसा नहीं कि दोबारा हमें दूसरा वाला जो मुझ पर लगाएगा वो कुछ टाइम ले करके लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी टाइम गैप नहीं होता किसमें, एक्शन रिएक्शन में। सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द कॉज एंड द रिएक्शन इट्स इफेक्ट। इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि एक्शन अगर इसका कॉज है तो इसका रिएक्शन क्या है, इफेक्ट है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली जैसे लगा वैसे ही होता है, कोई भी टाइम गैप नहीं होता। ये नहीं कहोगे कि आप मेरे ऐसे करने से ऐसा हुआ, तो मेरे ऐसे करने से ऐसा होने में क्या लगेगा, समय लगेगा, बट एक्शन रिएक्शन में कभी भी टाइम गैप नहीं होता। दूसरा देखो, अप्लाइड बिटवीन बॉडीज, एक बॉडी पे कभी भी हमेशा कितने बॉडीज के बीच में, दो बॉडीज के बीच में। अगर अभी अर्थ था तो दूसरा क्या था, ब्लॉक था, दोनों के बीच में लगेगा, अलग अलग बॉडीज होंगे। एंड विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अच्छा, इज आल्सो एप्लीकेबल बिटवीन, सुना ध्यान से, जो फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहे हैं, दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है। लेकिन अभी अगर हम देखें तो दोनों किस में है, फिजिकल कॉन्टैक्ट में। तो हमेशा इसके बीच एक्शन रिएक्शन लगेगा, ऐसा जरूरी, दो ऐसे भी बॉडीज के बीच में लग सकते हैं जिसके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। तो वो ये लाइन कर रहा है, आगे पढ़ो। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑल द इंटरेक्शन फोर्स, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, टेंशन, फ्रिक्शन एंड विस्कस फोर्स। एक लास्ट एक्शन एंड रिएक्शन, इस वाले को आप ध्यान रखिएगा। एक्शन एंड रिएक्शन नेवर कैंसल इच अदर्स बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि नॉर्मल किसको बैलेंस कर रहा है, एमजी को। वो अलग अलग बॉडीज पे लगता है लेकिन एक दूसरे को कभी भी कैंसल नहीं करता। मैं आगे चल के भी पढ़ाऊंगा इंटरनल फोर्सेस, क्या बोलूंगा, लेकिन इंटरनल फोर्सेस एक दूसरे को क्या करता है, कैंसल आउट करते हैं। अगर कोई बकेट ले लो, आप बकेट के अंदर बैठ जाओ, बकेट को बाहर से फोर्स लगाओ, बकेट ऐसे चली जाएगी, बट बकेट के अंदर बैठकर बकेट पे फोर्स लगाओ, कभी भी बकेट हिलेगी भी नहीं। क्यों? क्योंकि तुम उस सिस्टम का पार्ट हो चुके हो और तुम कहां से फोर्स लगा रहे हो, सिस्टम के अंदर से। वो क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। कौन सा फोर्स बोलते हैं उसको, इंटरनल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस कैंसल आउट हो जाएंगे क्योंकि एक ही जब सिस्टम के अंदर लग रहा है, लेकिन यहां पर दो अलग अलग बॉडीज के बीच में लग रहा है। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो उस वक्त ध्यान रखिएगा। तो वो कह रहा है कि एक्शन रिएक्शन जो है कैंसल कभी नहीं होता है क्योंकि दो अलग बॉडीज पे लग रहा होता है। तुम उस पर लगा रहे हो तो वो किसी और पे लगा रहा हो। हाँ, अगर एक सिस्टम मान लोगे तो वो क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्सेस। किसके लिए, एक सिस्टम के लिए। जैसे मैं ये ब्लॉक बनाऊंगा अभी, बोलो तुम इस पे फोर्स लगाओगे, ये ब्लॉक कहां मूव करेगी, आगे, जबकि ये वाला इसको नॉर्मल इधर दे रहा होगा और ये वाला नॉर्मल कहां दे रहा होगा, इधर। बोलो यार, अब तुम देखो एक्शन रिएक्शन होंगे लेकिन इक्वल एंड अपोजिट का हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर एक्शन रिएक्शन नहीं होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये दोनों मैं क्या करने वाला हूं, कैंसिल करूंगा। क्या करूंगा, कैंसिल तभी कर सकता हूं जब मैं क्या मानूंगा इसको, सिस्टम। और हमेशा ऐसे प्रॉब्लम अभी आप पढ़े होंगे, क्या मान लेते हैं, सिस्टम। क्या मान लेते हैं, सिस्टम। सिस्टम मानोगे तो इसका नॉर्मल कौन सा फोर्स कहलाएगा, इंटरनल फोर्सेस। और एक दूसरे को इंटरनल फोर्सेस क्या कर देंगे, कैंसल आउट। वो आगे आपको समझ में अभी आएगा। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहां पर अक्सर क्या गलती करते हैं मैं आपको बता देता हूं, देख लो ध्यान से। वेरिएबल मास प्रॉब्लम, आपसे सवाल आया, बताओ रॉकेट वाला प्रोपल्शन किस पर बेस है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ। गैस कहां आएगी, नीचे, इस पे थ्रस्ट फोर्स कहां लगेगा, ऊपर। इस वाले में अच्छे से बता रहा हूं, पहला देखो, ये सवाल खूब मिलेंगे आपको और खूब पूछा जाता है। पहला केस पढ़ो, व्हेन रॉकेट इज एक्सेलरेटिंग, कहां, अपवर्ड्स। मतलब इसके पास ऑलरेडी क्या है, एक्सेलरेशन है, किधर की ओर, ऊपर की ओर। रॉकेट का खुद का क्या लगेगा, mg। और याद करो एक फोर्स क्या लगता है ऊपर, थ्रस्ट फोर्स। वो क्या पढ़े थे, v, याद आया क्या, v dm बाय dt। इसको रिलेटिव बोलते हैं। क्या है v, क्या है v, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फ्यूल या कोई भी इजेक्टेड मास विथ रिस्पेक्ट टू रॉकेट, विथ रिस्पेक्ट टू, सुन लो ध्यान से, ये फ्यूल दिख रहा है, ये जो निकलेगा इसको बोलेंगे बेटा वीआर। वीआर का नामकरण सुन लो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फ्यूल बोल लो, सेंटर ऑफ मास में सेम रिपीट करेंगे तो मास बोल देंगे।
क्योंकि हर बार फ्यूल अलग हो ये जरूरी। कोई ट्रक चल रहा है, ट्रक पूरा सैंड से भरा हुआ है, रेत से, और नीचे ट्रक के एक होल हो गया, तो रेत कहां गिरेगी? नीचे। अरे बोलो यार, तो वहां पर रिलेटिव किसका लेंगे? उस रेत का, स्पीड का। अलग अलग प्रॉब्लम में जाएगा, बट ध्यान रखो वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड फ्यूल और मास विथ रिस्पेक्ट टू रॉक। चलो इसको बैलेंस करो आप, देखो ध्यान से। ये बड़ा फोर्स होगा क्योंकि एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर है, तो दिस माइनस mg, नेट फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? मास इंटू एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जिधर वो बड़ा फोर्स होता है, तो बताओ ये फोर्स क्या हो गया? v रिलेटिव dm बाय dt। गधेरे, dm बाय dt क्या है रे? जब फ्यूल निकलेगा तो रॉकेट का वेट क्या होगा? कम, और इस तरीके से रॉकेट का वेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, मास क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। तो टाइम के साथ क्या हो रहा है? मास चेंज हो रहा है। समझ गए? वो है, समझ गए? नीचे क्या लिखूंगा? mg बराबर m। डायरेक्ट यहां से सवाल आता है, a बताओ कितना होगा? क्या m इन दोनों को डिवाइड कर देगा? तो बताओ कितना होगा? v रिलेटिव अपॉन में m dm बाय dt माइनस का m से m कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? g। तो ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। सिंपल। जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा कितने से? a एक्सेलरेशन से। अगला पढ़ो क्या है? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन क्या है? 0। एक्सेलरेशन वाला पार्ट क्या कर दोगे? 0। तो सिंपल बताओ ये किसके बराबर हो जाएगा? mg के। तो इस केस में आप क्या करोगे? थ्रस्ट फोर्स, जिसको क्या बोलेंगे? vr dm बाय dt, और नीचे क्या लगेगा इसका? mg। एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0। तो ये एक्सेलरेशन वाला पार्ट 0 करेंगे, ये वाला, तो सिंपल vr बताओ क्या बनेगा? तो vr dm बाय dt शुड बी इक्वल्स टू mg। ये दोनों सवाल पे खूब सारे आप, ये दोनों फॉर्मूले पे खूब सारे आपको सवाल देखने को मिले। कहीं पर ये लग रहा होगा, कहीं पे ये लग रहा होगा। तो बुद्धि चलाकर, अगर आपकी रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो मतलब एक्सेलरेशन क्या है? 0। तो हम इस वाले टुकड़े को क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो दिस विल बी इक्वल टू दिस। ऊपर वाला बराबर नीचे वाला हो जाएगा। और उस वाले केस में क्या हो जाएगा? पूरा नेट फोर्स लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। ध्यान से देख लीजिए, अभी सवाल आने वाला, देख लो फॉर्मूले, देख लिए। हर साल इतने सवाल नहीं कराऊंगा, 1-2 करवा देता, बाकी होगा। बोलो सही है क्या? देख लिए भैया? एक सवाल करके बता दो जल्दी से। और आंसर मैच करा दो। तुम तो बता दो सिंपल, कौन सा फॉर्मूला? एक रॉकेट है 800 kg का, सेट फॉर ए वर्टिकल फायरिंग इफ द एग्जॉस्ट स्पीड गैस, जो इधर से वो कितना है? 2000 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द मास ऑफ द गैस इजेक्टेड। अच्छा, डीएम बाय डी पूछा है, मास ऑफ द गैस इजेक्टेड क्या पूछा है? डीएम बाय डी। सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द फोर्स, वेट ऑफ रॉकेट। अच्छा ये तो सिंपल वाला है, कौन सा वाला? थ्रस्ट को किसके बराबर कर दो? mg के। तो सिंपल vr dm बाय dt बराबर किसके हो जाएगा भाई? mg। तो यहां से आपसे बेटा ये पूछा है dm बाय dt, तो mg अपॉन में क्या हो जाएगा? vr। mg कितना है रे? मास कितना? 800, 800 गुने 10, ये कितना गिवन है? 2000। तो कितना हो गया? 4। यूनिट बताओ। देखो केजी पर सेकेंड, ध्यान रखिएगा, केजी पर सेकेंड, ये आंसर हो जाए। सिंपल वाला है, ठीक है।
उसने जी की वैल्यू 9.8 लिया तो अपने हिसाब से लगभग में दिया, साला जब मन तब कुछ भी ले। देखो ध्यान से, अब ये सवाल इसको आप घर पे कीजिएगा, एक बार देखते बता दो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, बस देख कर बता दो मुझे, सवाल पढ़ कर इस बार कौन सा लगेगा, बस देख कर बता दो, फॉर्मूला बता दो बस कौन सा लगेगा। क्या पूछा, एक्सेलरेशन, तो कौन सा वाला, ए बराबर वी आर डी एम बाई डी टी माइनस का, हाँ एम नहीं जी, क्योंकि बोलो सही है क्या, आप लगा देंगे ये वाला भी होमवर्क है। अगला है कॉमन फोर्सेस, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, वेट, नॉर्मल, टेंशन, स्प्रिंग और फ्रिक्शन। बताओ ये चारों कैसे फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। कैसे फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। तो सबसे पहले वेट देखिए सिंपल है, ग्रेविटेशनल पुल है, कोई भी बॉडी है उसका आंख बंद करके आज के बाद नीचे क्या लगा दोगे, mg, सिंपल। कोई भी बॉडी है आंख बंद करके उसका क्या लगा देंगे, mg, खत्म। एफबीडी में घुसने वाला हूं मैं, ध्यान से। कोई भी बॉडी है आंख बंद करके कहां लगाएंगे, mg कहां लगेगा हमेशा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। भाई साहब ध्यान से, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। जरा एक बात बताना, ये अर्थ है, यहां पर बॉल है तो mg कहां लगा दूं, नीचे, सही है, तोड़ दूंगा मुंह, ये अर्थ है, देख लो नीचे गधेरे, सेंटर की तरफ mg ऐसी लगेगा। अगर ये क्या है, अर्थ, ग्रेविटेशन में काम आएगा भैया। अरे अर्थ है ना बे, अर्थ के यहां है तो क्या mg कहां, नीचे लगा दोगे का गधेरे, कहां लगेगा, सेंटर की तरफ हमेशा, पूरा निपट जाएगा वहां, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या निकालता है, इफेक्टिव जी, ठीक है भैया। लेकिन ये वाला भी मैं यूज नहीं कर रहा हूं, मैं तो वो ऐसे ही चेक करने के लिए आपको बताया। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी कोई बॉडी होगा आंख बंद करके उसका mg कहां लगा दोगे, नीचे। पूरा एफबीडी में पहला यही काम करेंगे। आज के बाद कभी भी मुझे बोला जाएगा, एक कोई भी चीज है आंख बंद करके उसका क्या लगा दो, नीचे, mg, चाहे कांटेक्ट है चाहे कांटेक्ट। अगला फोर्स देखो कौन सा है, नॉर्मल रिएक्शन। ये देखो मत इसकी तरफ, है ना, कोई तो देने वाला है नहीं तुम्हें, देख लो। ये m मास का है, बोलो जब भी कभी टच होगा, पहले तो नॉर्मल रिएक्शन, ये किसका नॉर्मल फोर्स, किसका एग्जांपल है, कांटेक्ट फोर्स का। जहां जहां टच वहां वहां कौन आएगा, नॉर्मल। तुम्हें बहुत टच पे हंसी आ रही है। जितने टच उतने नॉर्मल, जहां जहां टच वहां वहां नॉर्मल, बस याद रखिएगा, जहां जहां टच वहां वहां नॉर्मल, जितने टच उतने नॉर्मल। बहुत गंदे सब बच्चे हैं यार। और नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे होगा बताओ, कैसे लगता है नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू द, तो सरफेस के परपेंडिकुलर तो ये भी हुआ, ऊपर भी लग सकता है और नीचे, तो कौन सा वाला लगेगा, क्यों, तो ये तो गलत बोल दिया ना तुम, सिर्फ नॉर्मल का डायरेक्शन ये बोले तो गलत है क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। भाई सरफेस के परपेंडिकुलर तो ऊपर वाला भी, और बट तुम इसको कंसीडर किसको करते हो, इसको, तो क्या मानेंगे, नहीं बोलोगे कैसे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या सिर्फ सरफेस पे भी नॉर्मल लग सकता है, नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी लग सकता है। एंड इट विल बी ऑलवेज अप्लाइड सच दैट इट विल ऑलवेज ट्राइज टू कंप्रेस द बॉडी, तभी तो समझ आएगा। सोचो इस वाले का मुझे नॉर्मल फोर्स दिखाना है, कौन लगाएगा इस पर नॉर्मल, टच किससे है, टेबल से, टेबल इसको नॉर्मल देगा। तो अब तुम बोले नॉर्मल परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर तो दोनों है ना भाई, ऊपर वाला भी हो सकता था, बट हमने बोला नीचे वाला, कौन सा वाला कंसीडर करेंगे, ऊपर वाला। तो कैसे पता चलेगा, जो बॉडी उसको नॉर्मल दे रहा है वो उसको क्या करना चाहेगा, कंप्रेस करना चाहेगा, क्या करना चाहेगा, तो बताओ, टेबल इसको नॉर्मल देगा तो कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के लिए कहां देगा, ऊपर की ओर, तो नॉर्मल कहां होगा, ऊपर की। तो कुछ बातें सुन लीजिए, टच होगा तो कौन आएगा, नॉर्मल, टच होगा तभी आएगा नॉर्मल फोर्स।
समझ गए? अच्छा टच है तो नॉर्मल आई हमेशा जरूरी है क्या? वो आगे देखेंगे, बट टच होगा तो कौन आएगा? ध्यान सुनना। और दूसरा, जितने टच उतने नॉर्मल। डायरेक्शन बताओ नॉर्मल का। परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस स्लैश, सिर्फ सरफेस नहीं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड always act in such a manner that it always tries to compress the body, compress the body। तो कौन सा कंप्रेस करेगा? ऊपर वाला। तो कौन सा नॉर्मल हो जाएगा? ऊपर वाला। कुछ बात है जो आपको थ्योरेटिकल असर्शन रीजन में और इनकरेक्ट में वाले में पूछे जा सकते हैं। बताओ नॉर्मल कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। फ्रिक्शन भी कैसा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। टेंशन भी कैसा है? सारे आपको भी बता दिया दूंगा। अगला देखो, पुशिंग फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द बॉडी। कैसा फोर्स है? पुश करने वाला। टेबल कहां पुश करेगा? ऊपर की ओर। पुश मतलब कंप्रेस करना, तो कंप्रेस कहां करेगा? ऊपर की ओर। तभी वो कह रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ऑलवेज प्रोड्यूस इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अभी इसने किसने? टेबल ने किसको दिया? ब्लॉक को। अब ये ब्लॉक भी किसको देगा? टेबल को। किधर की ओर? नीचे की ओर। तो ये हमेशा किसमें होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर में। आगे पढ़ो। और कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग। क्या कहना चाह रहा हूं? सेल्फ एडजस्टिंग। ये इसको कहां दिया? ऊपर, तो उसको पता है कि मैं कहां लगाऊंगा? नीचे। ये नहीं कि इधर लगा दिया। समझ गए ना? सेल्फ एडजस्ट मतलब अलग अलग तरह से। अगर तुमने अभी एक साइड से ऐसे लगा दिया तो उसको पता है एक तो नीचे दे रहा था, तो दूसरी साइड से भी किधर हो जाएगा? इसने इसको दिया तो ये भी पलट के कहां देगा? इधर। खुद को क्या कर सकता है? ये एडजस्ट कर सकता है। कौन? नॉर्मल फोर्स। तो ये लाइन आ सकता है, ध्यान सुनिएगा। इट इज सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर। नॉर्मल रिएक्शन कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? 0। कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कभी नॉर्मल क्या है? 0। दो कंडीशन होगा, बताओ कौन कौन सा? पढ़ो। बॉडीज आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, या तो बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तो नॉर्मल क्या होगा? 0। या फिर बेटा बॉडीज आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट बट नॉट, यही लाइन मैं भी कह रहा था कि टच हो और नॉर्मल आए, ये जरूरी कि हो सकता है कि टच है बट एक दूसरे को पुश नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर नॉर्मल नहीं आए। मतलब ये लाइन कि टच है और नॉर्मल है, जरूरी गलत लाइन है ये। समझ गए? हाँ, अगर नॉर्मल है तो पक्का है टचिंग भी होगा और एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? पुश कर रहे होंगे, तभी होगा, अदरवाइज नहीं आएगा। फिर से पढ़ लो अच्छे से लाइन। नॉर्मल 0 कब कब होगा? या तो टच ही नहीं है, या टच है तब भी नॉर्मल क्या हो सकता है? 0। कब? जब वो एक दूसरे को क्या नहीं कर रहे हो? पुश नहीं कर रहे। इतनी बातें हो गई। अब मेन खेला है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम, यहां से चैप्टर मेरा आगे बढ़ेगा। रियलिटी में बताऊं तो यहीं से न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है, ठीक है। पहले मैं यहीं से पढ़ाता था हमेशा, जब सिर्फ जेई पढ़ाता था। लेकिन क्या हो गया कि नीट वाले अब एनसीईआरटी के हिसाब से चलना होता है। पहले उसमें क्या देते थे? मोमेंटम। और सवाल खूब मोमेंटम तो पढ़ाता ही नहीं था। इस मोमेंटम का पढ़ाते? सेंटर ऑफ मास। वो तो क्या करे, नीट वाले ज़्यादा हैं पैसे, तो उसके हिसाब से थोड़ा चलना पड़े। यहाँ से हमेशा शुरू कर दिया था। देखो, अ डायग्राम शोइंग ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है मैं हमेशा वो शो करूंगा, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं वो शो नहीं करूंगा। कान में बसा, कान में नहीं, खून में बसा लो, खून में बसा लो। एफबीडी में हमेशा मुझ पर कितना फोर्स लग रहा है वो शो करूंगा, मैं कितना लगा रहा हूं वो कभी भी शो। जिस बॉडी का एफबीडी बनेगा, हेलो टोपा, जिस बॉडी का एफबीडी बनेगा
उस पर कितना फोर्स लग रहा है वही शो करूंगा, पढ़ लो। ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। चलो बताओ, ये m मास का बॉडी है, कितने मास का भाई बताओ इसका एफबीडी। जिसका भी तुम एफबीडी बनाना है आज के बाद उसको अलग कर लो, सेपरेट कर लिए क्या। आंख बंद करो और क्या बताया था सबसे पहले, mg किधर की ओर, नीचे। अब देखो टच है क्या है, कितने टच, 2, एक तो ग्राउंड से टच है और एक इस बंदे से टच है। बोलो यार, ग्राउंड इसको नॉर्मल कहां देगा, ऊपर की ओर, इसको n1 बोल दो। अब ये टच है तो ये इसको नॉर्मल कहां देगा, देख ब्लॉक भी देगा ग्राउंड को कहां है और इस मैन को कहां देगा। लेकिन जब जिसका एफबीडी बना रहे हैं वो किसको दे रहा है, नहीं, उस पर कितना लग रहा है। हमेशा याद रखिएगा, जिस बॉडी का एफबीडी बनाएंगे उस पर कितना फोर्स लग रहा है वही शो करेंगे, वो कितना फोर्स लगा रहा है वो कभी शो नहीं करेंगे। तो बताओ कितने नॉर्मल भैया, 2, एक कहां ऊपर और एक किधर। तो N1 किसको बैलेंस करेगा, mg को, इसलिए ये वर्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। बट आगे कौन सा लग रहा है, N2, कौन सा लग रहा है, N2, तो N2 वो चला देगा। वैसे तो N2 कैंसिल कर देगा, नीचे कौन है, फ्रिक्शन वगैरह है वो चलाएंगे, वो अभी हम यूज नहीं कर रहे, एक्सटर्नल फोर्स वो। एक तो N2 हो गया, बोलो सही है। दूसरी चीज, अगर इसने सिर्फ टच करके रखा है तब की बात है। अगर मैं बोलूं ये अप्लाइड फोर्स भी लगा रहा है, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स, कौन सा, टच करके रखा हूं, कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, तो एक दूसरे का नॉर्मल क्या हो गया, कैंसिल। बट अगर मैं कह रहा हूं मैं फोर्स भी लगा रहा हूं, क्या लगा रहा हूं, कह रहा है ये बंदा क्या लगा रहा है भाई, फोर्स, तो आप इस फोर्स को भी क्या करोगे, शो करोगे और कहां दिखाओगे, आगे की। ये इतने फोर्स कुल मिलाकर उस पर लग रहे हैं, देख लो। एक नॉर्मल ऊपर देगा, अरे बोलो, एक mg कहां लगा, नीचे। एक बंदे ने टच रखा है तो उसकी वजह से क्या है, नॉर्मल, और वो क्या कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर रहा है, तो वो भी दिखाएगा। बोलोगे, अरे बोलो यार, खटाक से मुझे बता दीजिए, तीनों केस में लेडर का आपको एफबीडी बनाना है। बताइए जरा एफबीडी कैसा बनेगा, लेडर का बनाना है, मैन का नहीं बनाना है, किसका बनाना है, लेडर का। वैसे तो मैंने मैन रख दिया है तो थोड़ा सा आपको डरावना सा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो इधर, लेडर का खुद का वेट बताओ, ये सवाल में ऐसे लिख दिया है। समझ गए मैं क्या लिखने वाला हूं, मैन को आप नेगलेक्ट कर दो, सिर्फ किसका बनाना है, एफबीडी, किसका, लेडर का। बताओ लेडर पे mg कहां लगेगा, और लेडर कितनी जगह टच है, 2 जगह। एक कहां लगेगा, ऊपर, और एक कहां लगेगा, नीचे। नॉर्मल हमेशा किससे लगेगा, परपेंडिकुलर। जरा देखो, टच है, टचिंग कहां, ऊपर, क्या लगेगा, परपेंडिकुलर। और ये वाला किधर लगेगा, इधर। ये रहेगा N1। अरे बातें मत करो यार, मुझे पता है कि अभी। और ये रहेगा N2, नीचे क्या लगा, mg। जरा इस लेडर का बताओ, क्या सेम ही तो है सर जी, है सेम है क्या, बताना। यहां पर नॉर्मल कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा इस बार, क्योंकि ये अब पॉइंट ऑफ क्या बन गया, कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ क्या बन गया, कांटेक्ट। दोनों में अंतर है, ध्यान से देख लीजिए। अजीब सा लगता है, लेडर ऐसे है, एक बार बोलोगे, मतलब ये पूरा पोर्शन इसको मैं टच करा रहा हूं, बोलो यार, इस पोर्शन से क्या लगा रहा हूं बेटा, नॉर्मल। लेकिन इसमें पूरा पोर्शन टच नहीं हो रहा है, एक पॉइंट है, कौन सा वाला, सिर्फ ये वाला। बताओ इसके परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, दोनों के एफबीडी में अंतर है। mg आंख बंद करके नीचे, अच्छा ये वाला तो कहां देगा, इस बार N2 कैसे लगेगा, ऐसे। दूसरे वाले में देख लो, बच्चे मरते हैं इसलिए पूछ रहा हूं, क्या दूसरे वाले में तकलीफ, भाई एक पॉइंट सिर्फ टच है, तो पॉइंट से परपेंडिकुलर कैसे जाएगा, ऐसे। अरे कुछ गलत कह रहा हूं क्या, अगर पूरे सरफेस में टच होगा तो बिल्कुल इस तरीके से। जरा देखो इस पर, बताओ
इस पर mg कहां लगेगा, बताओ टच कितनी जगह है, तो एक नॉर्मल ये इसको इधर देगा और एक नॉर्मल ग्राउंड से यहां भी टच है, एक ऊपर देगा। सिंपल, यही 3 फोर्स लग रहे हैं और इसके अलावा कोई नहीं है। देख लो आप, देखो अगर दोनों सरफेसेस कैसे हैं सेम तो नॉर्मल क्या मान लेंगे सेम, अगर दोनों सरफेसेस क्या है अलग अलग तो नॉर्मल क्या मानेंगे अलग अलग। अभी मैं सेम सरफेसेस मान के चल रहा हूं, चलो इसका बताओ। आंख बंद करके पहले क्या निकालोगे mg, क्या ये टचिंग है, तो एक नॉर्मल ऐसे और एक नॉर्मल ऐसे, ध्यान से देख लीजिए। अगर सरफेसेस सेम है तो नॉर्मल क्या है सेम। ये 3 फोर्स लग रहे होंगे बस, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं। जिसका एबीडी बनाना होगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे सेपरेट, वो तो मैं इसी में बनाते हुए दिखा रहा हूं। चलो बताओ, आंख बंद करके नीचे कितने जगह टच है, तो एक यहां, और ऐसे टच को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो फिर से सरफेसेस क्या माना हूं सेम, तो इस तरीके से लग रहा हूं। जरा इसको बताओ, M2 का बनाओ, सबसे पहले M2 का आंख बंद करके पहले क्या लगा दिए M2 जी। M2 कितने जगह टच है, कितने जगह, कहां पर, यहां पर। ये वाला उसको फोर्स देगा किधर की ओर, और ऐसे देगा कि कंप्रेस करना चाहेगा। तो अगर तुमने इसको क्या माना है अभी N1, ये मैंने किसका बनाया है BD M2 का। बताओ M1 का, सिंपल। M1 पे आंख बंद करके पहले क्या लगाएंगे, M1 कितनी जगह टच, 2 जगह, एक ग्राउंड से और एक ग्राउंड वाला तो नॉर्मल ड्यू टू ग्राउंड मान लेता हूं। अब सुनो, इस पर कौन देगा M2, इसने M2 को दिया था, कितना दिया था, तो पलट के वो क्या देगा N2 नहीं N1, पलट करके देगा। यही है न्यूटन का थर्ड लॉ। फिर से सुनिएगा, M2 का सिंपल M2 जी, M2 कितने जगह टच, एक टच तो एक नॉर्मल, 2 टच तो 2 नॉर्मल। M1 कहां दिया, ऊपर की ओर, उसको क्या मान लिया N1। M1 को देखो, M1 कितने जगह टच, एक दो, तो 2 नॉर्मल आएंगे। एक हो गया mg, एक नॉर्मल कहां हो गया N1, दूसरा वाला ये N1 कौन दिया, M1 ने किसको दिया था M2 को, तो M2 पलट के देगा कौन सा, ये वाला, और एक ग्राउंड ने देगा। इस वाले में बताओ, इस वाले में बताओ M2 कितनी जगह टच है, एक, 2 कहां है यार, पहले आंख बंद करके क्या लगाओ, क्या ऐसे लगेगा, किधर की ओर, इस तरीके से। बताओ बड़े वाले पर आंख बंद करके नीचे M1 जी, बोलो एक ग्राउंड कहां देगा N जी। अब M2 को किसने दिया था, किधर की ओर, आगे की ओर, तो पलट के वो कहां देगा, पीछे की। मुझे ये दोनों सवाल पहले कराने हैं। चलो ये सवाल करो मुझे, फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टेड बाय वॉल ऑन बॉल। ये दोनों सवाल, ये पहला सवाल है, इसको सॉल्व कीजिए आप। फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टेड बाय वॉल ऑन बॉल। रेडियस 5 मीटर है, मास 10 kg। अच्छा ये मैं आपको दे देता हूं, ये है, साला क्वेश्चन भी अधूरा ही छापता है सर। 8 मीटर है, कितना मीटर है, कितना मीटर है 8 मीटर, ये पूरा। अब बताओ नॉर्मल फोर्स की वैल्यू, तुम करो सर। सेंटर इसका यहां है, स्फेयर का गोले का मास 10 kg है और रेडियस 5 मीटर। बताओ इस पर नॉर्मल फोर्स एक्टेड बाय द वॉल ऑन बॉल।
ये समय नहीं है, जल्दी बताओ। $62 पॉइंट, देखते हैं। चलो देखो, चलो मुझे एक बात बताओ, एक बात देखो बस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टच में, तो ये नॉर्मल ऐसे देगा और ये नॉर्मल ऐसे देगा। अभी दोनों मैंने क्या बोला था, सरफेस क्या मान के चल रहा हूं, सी, तो दोनों का नॉर्मल ऐसे हो, और सेंटर के बीचों बीच आंख बंद करके क्या लगा दोगे, जब बीचों बीच लगाओगे तो ये कितना दूरी हो जाएगा, 4 मीटर, ये भी कितना हो जाएगा, 4। बोलो, अब सुनिएगा ध्यान से, अगर ये 4 होगा तो ये भी तो 4 होगा, बोलो, और ये कितना है, 5, क्योंकि रेडियस होगा, ये 5 ये 4, तो ये कितना होगा, इतना चमका हो गया, तो मतलब ये एंगल है 37। कितना एंगल है, 37। सवाल थोड़ा प्यारा सा है बट डरने वाली बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा। मैं इसको अलग कर लेता हूं तभी आपको क्लियरली दिखेगा। mg, देखना बच्चा, ये बिल्कुल जो इसके साथ हो रहा होगा वही इसके साथ होगा। अरे फिर से ये 4 और ये रेडियस 5, तो फिर से ये 3, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 37। बोलो यार, ये 37, तो ये भी कितना, क्योंकि मैं सेंटर ये है, तो ये एंगल कितना, 37, और ये भी 37। n और n, बताओ n का टुकड़ा, n cos 37 और ये n sin 37, ये भी बताओ, n sin 37, n cos 37, कुछ तो बोलो, बताओ ऊपर कितना बना, ये दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो ऊपर क्या हो गया, 2n sin 37 किसके बराबर आ गया, mg, खत्म हो गया। तो 2n sin 37 किसके बराबर, बताओ, 2n sin 37 कितना, मास कितना है, तो कितना हो गया, तो n बराबर 100 बचे 500/6, 500/6, 250/3, तो गलत है भैया आंसर आपका, नहीं सही है क्या, गलत। तो n कितना गया, 83.3 न्यूटन। भैया n से n कैंसिल मत कर देना, ये नॉर्मल फोर्स है और ये क्या है, उसका यूनिट है, गधेरे, कि n बराबर n, मास्टर ने लिख दिया, ये है आंसर। समझ आया क्या, तोते उड़ा दिया मैंने, नहीं आया समझ में, अरे भाई ये टच है, अभी तक तो बहुत मजा आ रहा था, अब क्या हो गया, ये मेरा पहला लेक्चर होता था, पिछले साल ड्रॉपर का उठा के देख लेना, तुम पिछले साल नहीं, उससे पहले, क्योंकि पिछले साल मैंने मोमेंटम पढ़ा दिया था पहले। देखो इधर, ऐसे कैसे नहीं होगा, देखो इधर, ये सुनो मेरी बात, कितने अभी तो बनाया बीडी यार, तुम नहीं आएगा तुम्हें समझ में यार, ये नॉर्मल इधर देगा, ये नॉर्मल इधर देगा, सेंटर से क्या लगा देंगे mg, खत्म। तुम्हें ज्योमेट्री खेलना था, ये कितना भी आया था 4, ये रेडियस कितना था 5, तो ये कितना हो जाएगा 37, ये 37, तो ये भी कितना 37, तो बस यही काम किया हूं। कितना टाइम हो गया, 10, एक सवाल और 5 मिनट, इस बार तो सही दे दोगे। और ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री।
फिर से पूछा फाइंड वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स एक्टेड बाय वॉल। इस बार सही दे देना भाई, लास्ट सवाल है ये, पिछला वाला किसी ने सही नहीं। रेडियस 5 मीटर, मास 5 केजी। ये टच है, ये फिगर में थोड़ा सा ऐसे रह गया तो ये मैं सुना टच कितना 25 न्यूटन। एक बच्ची कह रही है 25 न्यूटन। क्या हो गया 50 50 आ रहे हैं, कुछ देख लेते हैं। ये नॉर्मल कहाँ देगा बोलो, और ये नॉर्मल कैसे देगा? ऐसे आंख बंद करके सेंटर से क्या लगा देंगे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा इस बार 30, और ये भी कितना हो जाएगा, रेडियस कितना है ये 5। अब बताओ ये 30, ये एंगल कितना होगा, सोचो। ये 90, ये 30, तो ये कितना 60। अब ये दोनों एक दूसरे पे क्या होंगे 90, तो ये कितना हो गया 30। यही तो ज्योमेट्री है भैया, नहीं करोगे तो कैसे बताएंगे। फिर से सुन लो, इधर से चेक करो, इधर से इस पर से ये ड्रॉ करो, यहां देखो इधर, ये वाला हिस्सा 30 बोलो, ये फिर से 90, तो ये कितना हो गया 60। अब ये पूरा क्या होगा 90, तो ये कितना हो जाएगा 30। खत्म हो गया इस बार। एन एन और एम जी एंगल पता चल चुका है। देखो ये 30, तो ये कितना, तो ऊपर वाला कितना 60। ये देखो ये 30, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर समझ गए, तो ये एंगल कितना 60। मजा है। हाँ मैं सॉरी, पैरेलल मैं भी पागल हुआ, इधर वाला होगा, सॉरी सॉरी, मैं इधर से देख लो, सॉरी सॉरी। ये कितना होगा 30, और ये कितना होगा 30, पैरेलल होगा, ये 30 हो जाए। बताओ इसका दो कंपोनेंट क्या होगा, इधर वाला n cos 30 और इधर वाला n sin 30। फिर से n cos 30 और इधर वाला n sin 30, ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे, 2n sin 30 बराबर mg कितना है, हाँ पूरा बैग समेट लो समेट लो समेट लो, बिल्कुल समेट लो। तुम्हारा काम अब थोड़ी रहा कुछ, अब तो मेरा काम। बोलो सही है क्या? तो ये था आपके पास सवाल, ठीक है। अब होमवर्क सुन लो, मॉड्यूल दे दो मुझे एक बार।
आज के आज जाकर के कसम है तुम्हें जेई और नीट की, तुम इलस्ट्रेशन कहां तक निपटा दोगे? 8 तक। कहां तक? 8 तक। और जस्ट डू इट 1 दिया था क्या? तो हो गया। जो कुछ उसमें आए होंगे रॉकेट प्रोपल्शन वाले अब हो जाएंगे पूरा। एक्सरसाइज 1 में कहां तक दिया था? 20 तक। 1 मिनट रुक जाओ। जस्ट डू इट 1 दे दिया था ना आपको? जस्ट डू इट 2 का फर्स्ट सेकंड भी कर सकते हो वैसे, अभी चलो ठीक है अगली क्लास में कर लेंगे। लेकिन आप एक्सरसाइज में सुन लो। अब एक्सरसाइज में मैंने 1 to 20 दिया था ना। अब आप करेंगे एक्सरसाइज में भैया 21 से लेके 46 तक पूरा। आज रॉकेट प्रोपल्शन मोमेंटम टाइम इन्हीं पे पूरा बेस है। जाके पूरा हाथ आजमा लेना इस पर। कहां पर? 46 तक। देख लो भैया, मैं पढ़ा रहा हूं जितना उतना दे रहा हूं, फिर तुम सवाल नहीं लगा रहे हो। लेक्चर लेने से सिर्फ कुछ नहीं होता, मैं पहले बता दूं भैया। 46 तक मैं आज की क्लास जहां तक पढ़ाया हूं, बीडी से पहले तक का सारा होमवर्क दे चुका हूं।